हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम फिर से करने जा रहे हैं इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध थे और साथ ही हमने इनकी कहानी के बारे में भी जाना था। इसके अलावा हमने उपनिषद के बारे में भी जाना था और इसके साथ साथ हमने जैन धर्म के बारे में भी जाना था। इनके संस्थापक वर्धमान महावीर थे, वह इनकी कहानी के बारे में भी जाना था। इसके साथ साथ हमने भारत दर्शन की 6 पत्तियों के बारे में भी जाना था। आज हम जानने वाले हैं सम्राट अशोक के बारे में, जो हमारे देश के पहले चक्रवर्ती सम्राट थे। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले ये जान लेते हैं कि चक्रवर्ती क्या होता है। पहले हमारे देश में अलग अलग राज्यों के अलग अलग राजा होते थे, लेकिन बाद में अशोक ने इन सभी राज्यों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, जिससे वह पूरे देश के राजा बन गए। और जिसका आधिपत्य एक गांव, एक राज्य से बढ़कर एक देश पे होता है, उसे चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत बड़े राज्य की, मतलब एक साम्राज्य की। आप सभी ने रुपए पैसे पर शेरों के चित्र देखे होंगे। उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों से काट कर बनाया गया था और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इसके बारे में डिटेल में हम अगले वीडियो में देखेंगे। अशोक के निर्देश पर कई पत्थरों और स्तंभों पर अभिलेख उत्तीर्ण किए गए। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि अभिलेख में क्या लिखा था, उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनके राज्यों को साम्राज्य क्यों कहा जाता था। अशोक जिस साम्राज्य पे शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 वर्ष पहले की थी। और आप जानते हैं इसमें उनकी सहायता चाणक्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने अपनी कूटनीति से धनानंद को पराजित कर यह शासन स्थापित किया था। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। अब आपकी स्क्रीन पर एक मानचित्र है, उसमें बहुत सारे काले डॉट हैं, उन्हें देखिए। ये साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्तों में पड़ता था। शायद इसका कारण व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार यहाँ रहते होंगे। जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं, उन्हें इस मानचित्र में लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। अब हम अशोक के अभिलेखों के बारे में जानेंगे, जिसमें से एक अभिलेख है कलिंग युद्ध के बारे में। जैसे आप जानते ही हैं, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। अब मैं आपको कलिंग युद्ध वाले अभिलेख की कुछ लाइनें पढ़ के सुनाता हूँ। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात की: राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी इस युद्ध में मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं। इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धर्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। वह कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि धर्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के एक ऐसे संदेश के रूप में इसलिए उत्तीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध न करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। और एक बात, यहाँ धर्म का अर्थ धर्म है। अब हम पाटलिपुत्र के बारे में जानते हैं, जो आज पटना है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़िया के लिए बने बसेरों से घिरा है। अब हम चीन की दीवार के बारे में जानते हैं। इसका निर्माण 2400 वर्ष पहले हुआ था, जो कि मौर्य वंश के उभरने से थोड़े से पहले का है। चीन में सम्राटों का इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। क्या आप जानते हैं, इस दीवार निर्माण का कार्य 2000 वर्ष तक चलता रहा था, क्योंकि पहले साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहती थी। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी तथा पत्थर और ईंटों से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इसमें हर 100-200 मीटर की दूरी पर निगरानी रखने के लिए बुर्ज बने हुए हैं। अब आपकी स्क्रीन पर एक मूर्ति है।
यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय के मूर्तिकार का एक नमूना है। आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, मौर्य वंश की शुरुआत कब हुई? मौर्य वंश की शुरुआत 2300 वर्ष पहले हुई। इस शासन की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चीन की दीवार का निर्माण कार्य कितने वर्षों तक चलता रहा? चीन की दीवार का निर्माण कार्य 2000 वर्षों तक चलता रहा। अब आपकी स्क्रीन पर एक मानचित्र है, उसे देखिए। इनमें जो ये रेखाएं बनी हुई है, ये उस समय के महत्वपूर्ण मार्ग हैं। जिन मार्गों को लाल रेखा से दर्शाया गया है, इन पर फारस के शासकों का नियंत्रण था, जिसे आज ईरान कहते हैं। इसके अलावा जो गुलाबी रंग के मार्ग है, इन पर रोमन शासकों का नियंत्रण था। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।